वेलकम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी लेसन 1 का आधा पार्ट कंप्लीट किया था, जिस पार्ट का नाम हम लोगों ने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र रखा था। एनसीईआरटी लेसन 1 का सेकेंड पार्ट गॉस का प्रमेय, इसको हमने अलग कर दिया। छोटे छोटे टॉपिक बनाकर पढ़ने में सहूलियत होता है, आसानी होता है, तो इस वजह से इसको अलग करके हमने। अब गॉस थ्योरम से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। पहला समतल कोण प्लेन एंगल, दूसरा घन कोण या ठोस कोण सॉलिड एंगल होता है, तीसरा होता है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, गॉस का प्रमेय। और इस गॉस के प्रमेय के कुछ उपयोग हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। 3 एप्लीकेशन पढ़ना, ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम में गॉस प्रमेय के साथ ये एक एप्लीकेशन ऐड करता है। जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि गॉस के प्रमेय को सत्यापित करें एवं इसकी सहायता से इन तीनों में से कोई एक हो जाएगा। जनरली गॉस थ्योरम से रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न लॉन्च होते हैं। गॉस के प्रमेय को लिखें एवं इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे आवेशी चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं समतल कोण प्लेन एंगल क्या है। तो समतल कोण क्या है? समतल प्लेन, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में हमें समतल पढ़ना होता है। समतल बहुत बताया गया कि 2 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को समतल करते हैं। जैसे आप अक्ष की बात करते हो, अक्ष ना, तो ये देखो, ये जो बिंदु है P, यह 2 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र में है। x अक्ष का धनात्मक भाग और y अक्ष का धनात्मक भाग। तो यह कहाँ है? बिंदु P कहाँ है? एक समतल में। और समतल में कोई पिंड रखा हुआ हो तो वह समतल एक कोण का निर्माण भी करता है। दूसरा डेफिनेशन आप ऐसे भी देते हैं कि एक रेखा है, कैसी भी रेखा खींच सकते हो आप। यह एक रेखा है AB, यह एक रेखा है AB। इस रेखा के दोनों सिरों को, पहला सिरा यहाँ, दूसरा सिरा यहाँ, इन दोनों सिरों को किसी एक नियत बिंदु से मिलाइए। इस नियत बिंदु P से हम लोग मिलाते हैं। इस सिरे को भी मिला दिए, इस सिरे को भी मिला दिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस नियत बिंदु पर एक कोण भी अंतरित हुआ, एक कोण भी बना। तो इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समतल कोण, प्लेन एंगल। किसी रेखा के दोनों सिरों को एक नियत बिंदु से मिलाने पर उस नियत बिंदु पर एक कोण अंतरित होता है, एक कोण बनता है, जिस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समतल कोण। इसको मापते हैं रेडियन में। कैसे मापते हैं इसको? रेडियन में। फिर से एक बार समतल कोण की परिभाषा क्या होगी? किसी रेखा के दोनों सिरों को एक नियत बिंदु से मिलाने पर उस नियत बिंदु पर एक कोण अंतरित होता है, एक कोण बनता है, जिस कोण को हम लोग क्या नाम देते हैं? समतल कोण। और इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक रेडियन कोण किसे कहते हैं? एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है। थीटा बराबर L/R करके निकालते हैं हम लोग। इस रेडियन कोण का मान निकालने का सूत्र होता है थीटा चाप बटा में त्रिज्या। वृत्त के केंद्र पर कितना कोण अंतरित हुआ उसका मान आप निकाल सकते हो। तो यह रेडियन की परिभाषा भी हो गई और साथ साथ समतल कोण की परिभाषा हो गई। एक और कोण का मान हमें निकालना, ध्यान दीजिए। क्लास 11th क्लास में हमने पहले चैप्टर में भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था। एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां हैं और 2 सहायक राशियां हैं।
वो दो सहायक राशियां यही है, समतल कोण और ठोस कोण। इनकी परिभाषा, इनका सूत्र, इनका मात्रक, सब कुछ आप यहीं पर जान लीजिएगा। 11th क्लास में तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब आते हैं नंबर 2, ठोस कोण की तरफ। ठोस कोण या घन कोण क्या है? तो किसी ठोस की आप कल्पना करें, मान लो ये एक ठोस है, यह एक ठोस है। इस ठोस के बाहरी सतह, मान लीजिए ठोस है, इसका बाहरी सतह, ऊपरी सतह, तो ऊपरी सतह ये हो सकता है, यह हो सकता है। इसके ऊपरी सतह पर कुछ बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं। ये हो गई किसी ठोस के, किसी घन के बाहरी पृष्ठ पर, उसके सतह पर कुल जो बिंदुएं हैं उनको एक नियत बिंदु O से मिलाइए, सबको मिलाइए। इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए। किसी ठोस की परिसीमा, इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, किसी ठोस की परिसीमा पर स्थित सभी बिंदुओं को एक नियत बिंदु से मिलाने पर बिंदु से मिलाने पर एक शंक्वाकार आकृति प्राप्त होती है। शंक्वाकार आकृति प्राप्त होती है। उस शंकु के केंद्र पर बने कोण को ठोस कोण कहते हैं। ठोस कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये हमने जो ये अनियमित आकृति बनाई, यह एक ठोस है। इस ठोस की परिसीमा पर, इसके बाहरी बिंदुओं पर, बाहरी सतह के कुछ बिंदुओं को एक नियत बिंदु O से मिलाइए। तो O से मिलाने पर आप देख रहे हो कि एक शंकु बन रहा है। यहां उस शंकु के शीर्ष पर यहां पर एक कोण बना। यही कोण ठोस कोण या घन कोण कहलाता है, ओमेगा से सूचित करते हैं। यही कोण ठोस कोण या घन कोण कहलाता है, जिसे ओमेगा से सूचित करते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। किसी ठोस की परिसीमा, परिसीमा मतलब उसके ऊपरी सतह के सभी बिंदुओं को एक नियत बिंदुओं से मिला दो तो देखो कि हमें एक शंकु मिलेगा। उस शंकु के केंद्र पर देखो एक कोण भी बना। इसी कोण को किस नाम से जानते हैं? ठोस कोण या घन कोण के नाम से। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ध्यान दीजिए, ठोस कोण या घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन 11th क्लास में हमने पढ़ा था। अब वहां भी आ जाता है कि एक स्टेरेडियन क्या है। ओमेगा से सूचित करते हैं इस कोण को। एक स्टेरेडियन क्या है? तो इसका भी मैंने डिफिनीशन लिख दिया। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के बराबर होता है, कहां केंद्रित बनता है? गोले के केंद्र पर बनता है। ओमेगा से सूचित करते हैं। तो ओमेगा बराबर क्षेत्रफल बटा में आर स्क्वायर। क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, गोले के, गोला, तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। तो किसी ठोस घन का, गोला का घन कोण कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। याद रखिएगा, आगे इसका उपयोग भी हम लोग करेंगे। फिर से एक बार
एक स्टेरेडियन, जैसे हमने एक रेडियन पढ़ा, एक रेडियन कौन सा कोण है, तो हमने क्या पढ़ा, एक रेडियन वह समतल कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है। तो समतल कोण वृत्त के केंद्र के लिए है और घन कोण गोला के लिए है, गोला के लिए ओमेगा से सूचित करेंगे और ओमेगा निकालने का सूत्र गोले के क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर या केंद्र से दूरी, ये दूरी ये आर हो जाएगी, ये हमारा आर हो जाएगा, आर का स्क्वायर। इस तरह से करेंगे तो किसी ठोस का घन कोण कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन, और इसका इस्तेमाल हमें गॉस थ्योरम में करना है, तो इस चीज को हमें ध्यान देनी है। अब अगले टॉपिकों की तरफ चले तो तीसरा टॉपिक है हमारा विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, अब यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तीसरा टॉपिक हम लोग का है विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान देना, विद्युत फ्लक्स हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। फिर से एक बार डिफिनीशन आपको याद दिलाते। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली, किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वे सीधी या वक्रित काल्पनिक रेखाएं। किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली, रिपीट शब्द याद रखिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वे सीधी या वक्रित काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दिशा बताती हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को व्यक्त करती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो सपोज करिए कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में से कुछ रेखाओं को हम गुजारते हैं, 1 2 3 4 5, सीधी हो सकती हैं, वक्रित हो सकती हैं। तो कितनी रेखाएं गुजर गई? 1 2 3 4 5। तो हमारा विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स जनरली इसको फाई से सूचित करते हैं, का मान हो जाएगा 5। विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा 5। यानी आप समझ रहे हो कि फ्लक्स किसको कहते हैं? बिल्कुल आसानी से आप अपने से परिभाषा निकाल सकते हो। ध्यान दो, फिर से रिपीट, परिभाषा आप निकालेंगे। यह एक विद्युत क्षेत्र हो गया, इस विद्युत क्षेत्र में से कुछ ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। ये रेखाएं तो काल्पनिक होती हैं, गुजर रही हैं। कितनी रेखाएं? 1 2 3 4 5। तो हमने कहा था कि यहां पर इस पृष्ठ से संबंधित, इस विद्युत क्षेत्र से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान, जिसे हम फाई से सूचित करते हैं, फाई बराबर कितना हो गया? 5। इसके आधार पर आप डिफिनीशन क्या देंगे? बिल्कुल आसान है। किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली, ध्यान दीजिए ये तो रेखाएं काल्पनिक होती है तो काल्पनिक पृष्ठ ही होगा, वास्तविक तो हो नहीं सकता। किसी विद्युत पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को, कितनी रेखाएं हैं, ये विद्युत फ्लक्स होता है। तो इसका हम लोग डिफिनीशन नोट करें। विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से संबंध काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप को उस
पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किसे सूचित करते हैं? फाई से सूचित करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ, उस पृष्ठ पर कितनी रेखाएं हैं। सरल भाषा में मैं उदाहरण से समझाया है। काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप, कितनी रेखाएं हैं माप लिया, गिन लिया हमने। उन रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? उस पृष्ठ का, इस पृष्ठ का ये 5 हुआ, हर जगह 5 थोड़े होगा। उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान, चुंबक में भी जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स होगा। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत विभव, चुंबकीय, सेम डेफिनेशन होंगे, परिभाषा शब्द बदलते चलोगे। अब इसका मापन कैसे करते हैं? किसी इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो, तो विद्युत फ्लक्स का मापन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस पृष्ठ के सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल से होता है। आप याद रखोगे विद्युत फ्लक्स का मान कैसे निकालें? तो विद्युत फ्लक्स का मापन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि E होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन? E एक सदिश राशि है, तथा पृष्ठ के सदिश क्षेत्रफल, इस पर भी चर्चा करेंगे। सदिश क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। 3 चीजें आपको याद रखनी है यहां फ्लक्स का मान निकालने के लिए, कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहली बात, पृष्ठ के सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए क्षेत्रफल सदिश नहीं होता है, हम लोग उसको सदिश बनाएंगे। तो अब पहला क्वेश्चन यही उठता है कि किसी राशि को, जो कि अदिश है, क्षेत्रफल अदिश होता है, उसको हम सदिश कह सकते हैं। इस क्षेत्रफल को हमने सदिश कहा, किसी अदिश राशि को सदिश भी कहा जा सकता है। ये प्रश्न सोचनीय है, बात समझ लीजिए। सदिश कौन होता है? जिसमें 2 राशियां होती हैं, परिमाण और दिशा। और अदिश कौन होता है? जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। लेकिन एक सेकंड के लिए आप सोच लीजिए, किसी अदिश राशि में जिसमें परिमाण है, उसको अगर हम दिशा प्रदान कर दे तो अब उसमें परिमाण भी हो जाएगा और दिशा भी हो जाएगा, तब उसको आप अदिश कहिएगा? नहीं, क्योंकि जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है वह अदिश नहीं सदिश कहलाएगा। तो इस क्षेत्रफल, एक परिमाण का क्षेत्रफल होगा, उसको हम एक निश्चित दिशा दे देंगे तो वह सदिश क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए सदिश क्षेत्रफल का मान कैसे निकाले? फाई से सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल A, दोनों सदिश है, दोनों सदिश है। तो सदिश अदिश गुणनफल हमें करना है, अदिश डॉट प्रोडक्ट होता है, तो क्या होता है? फाई बराबर E। ये अल्प छोटे मान के लिए ले लो, dA रख लो, अल्प मान E dA cos थीटा। डी लगा दिए तो स्मॉल राशि के लिए, अल्प छोटे से मान के लिए। तो यहां से क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, तब यहां से आप विद्युत फ्लक्स का मात्रक भी निकाल सकते हैं और बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा?
विद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, तो विद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आगे चल के इसका रूप बदलते रहेगा, फिलहाल इस पार्ट के लिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही कहेंगे। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र निकाल लिया जाए। यहां देखो विद्युत क्षेत्र बल बटा में N/C, N न्यूटन बल है, बल का MLT-2 अब बटा में कूलम आवेश AT इंटू क्षेत्रफल स्क्वायर L स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ML, एक L यहाँ है, 2 के L यहाँ है, T-2 और 1 ऊपर जाएगा, A +1 है ऊपर जाकर, तो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या निकला, M L के घात 3 T के घात -3 A के घात -1। तो यह हो गया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, उसको निकालने का सूत्र, उसका मात्रक, उसका बीमा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं बात को। थीटा क्या है यहाँ, तो आपको याद है दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो थीटा उनके बीच का कोण होता है। थीटा क्या है, ई तथा डी ए जो कि सदिश है के बीच का कोण होता है। तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स। अब इस विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए ही गॉस का प्रमेय है। इस पाठ का नाम गॉस थ्योरम है। तो गॉस का प्रमेय है क्या जानते हैं, तो आपको एक लाइन में भी याद रखना है कि गॉस का प्रमेय किसके लिए है, विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए ही है। विद्युत फ्लक्स निकालने का एक सूत्र याद रखना ये, और एक सूत्र गॉस महोदय बताएंगे कि क्या सूत्र होना चाहिए, क्या मान होना चाहिए, कौन सा व्यंजक होना चाहिए। तो अब हम लोग जानते हैं गॉस का प्रमेय क्या है और उसको साबित भी करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉस का प्रमेय है क्या, तो एक वैज्ञानिक है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, उसने किसी विद्युत क्षेत्र पर उपस्थित कुल आवेश, शब्द याद रखिएगा, गॉस ने किसी विद्युत क्षेत्र पर उपस्थित, किसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश और उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, आवेश और फ्लक्स के बीच में संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो गॉस का प्रमेय किसके लिए, फिर से रिपीट करें, किन में संबंध बताता है, पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश और उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में संबंध बताने के लिए कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम लोग गॉस का प्रमेय कहते हैं। ये गॉस का प्रमेय है क्या, कैसे प्रमाणित होगा, अब इस चीज को हम जानते हैं। तो गॉस का प्रमेय क्या है, लिख देते हैं, किसी बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश तथा उस पृष्ठ से संबंध संबद्ध विद्युत फ्लक्स
के बीच संबंध बताने के लिए गॉस ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो ये तो गॉस का प्रमेय किसके लिए ये हो गया? ये प्रमेय है कि आप इस प्रमेय को जानते हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का वन बाई एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय है कि किसी पृष्ठ पर कुल, इसको गणितीय रूप में ऐसे समझिए, किसी बंद पृष्ठ पर कुल आवेश Q हो तो उस पृष्ठ से संबद्ध जुड़ा हुआ, उस पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, फाई से सूचित करते हैं ना, क्या होता है? आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन जीरो, यानी फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो क्या है? निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है? 8.854 गुणे 10 के घात -12 इसके वैल्यू है। अब इस थ्योरम को हम साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये गॉस का प्रमेय सत्य है कि नहीं। तो इसके प्रूफ में चले। तो इसके प्रमाण को दो रूपों में सजाते हैं हम लोग, दो रूपों में साबित करते हैं। पहला केस 1, जब आवेश बंद पृष्ठ के अंदर स्थित हो, आवेश बंद पृष्ठ के भीतर रहेगा। चलिए बंद पृष्ठ एक बनाइए, एक अनियमित आकृति बनाते हैं, क्योंकि नियमित आकृति बना दीजिएगा तो गोला हो जाएगा, शंकु हो जाएगा, बेलन, नाम देना पड़ेगा क्षेत्रफल। और अनियमित बनाएंगे तो यहाँ नाम क्षेत्रफल रखने का कोई औचित्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो नियमित आकृति आप नहीं बनाएंगे। इस नियमित आकृति के भीतर ध्यान देना, हमने क्या कहा? आवेश कहाँ होना चाहिए? बंद पृष्ठ के अंदर। बाहर की भी चर्चा करेंगे। तो अंदर मान लीजिए यहां पर एक आवेश है, मान लीजिए Q।
और यहाँ से कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। ये कुछ अल्पांश के क्षेत्रफल की हम कल्पना करते हैं। इसके अल्पांश का क्षेत्रफल मान लीजिए dA, इसकी दिशा इधर है और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रेखाएं तीव्रता को व्यक्त करती हैं। ये बिंदु O हो गया। तो यहाँ इसका मान हम लोग रखकर चलें, इसको P रख लेते हैं। इस अल्पांश का क्षेत्रफल हमने क्या माना, dA। एक निश्चित दिशा में तो सदिश क्षेत्रफल हो गया। तो इस फिगर के बारे में हम क्या करें, एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का नाम दे दीजिए S। इस पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर O पर एक आवेश है प्लस Q, बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए ना। इस पृष्ठ से गुजरने वाली कुछ ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि फ्लक्स निकालना है तो रेखाओं की माप ही तो कराएंगे हम, तो इन रेखाओं को दर्शाया गया। और एक यहाँ पर ये जो रेखाएं काट रही है, एक छोटे से भाग के ये क्षेत्रफल, छोटा सा अल्पांश, अल्प भाग का क्षेत्रफल dA है, अल्प भाग का क्षेत्रफल dA है। तो ये हम लोग यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें फ्लक्स का मान निकालना है कि इस पृष्ठ से, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो, इसका मान निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं। अल्प, ये अल्प भाग है ना, अल्पांश। लैंग्वेज में आप लिखिएगा, चाहे लैंग्वेज हम लिख लेते हैं। माना S एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु O पर एक आवेश प्लस स्मॉल q स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। इस दूरी को r ले लीजिए, इस दूरी को r ले लीजिए, ये दूरी r हो गई। एक बिंदु P है जहां एक अल्पांश, छोटा सा भाग dA की कल्पना करते हैं। इस अल्पांश से गुजरने वाला और यहां पर ये देखो, ये शंकु पर बना घन कोण डी ओमेगा, घन कोण कितना हो जाएगा, डी ओमेगा। अल्पांश की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर E का मान कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान। तो आपको लोगों को पिछले पार्ट में हम लोग सिद्ध करा चुके हैं कि अगर कोई आवेश है Q तो इससे R दूरी पर बिंदु P है तो वहां पर तीव्रता का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R²। ये समीकरण एक लोग हम लोग रख लेते हैं। अब इस अल्पांश से होकर गुजरने वाला, अल्पांश से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो अल्प क्षेत्रफल अल्प है तो फ्लक्स भी अल्प होगा, क्षेत्रफल बड़ा है तो उसमें से ज़्यादा रेखाएं भी गुजरेंगी और अल्प फ्लक्स को डी फाई डिनोट करेंगे। डी फाई कैसे निकालते हैं, फ्लक्स निकालने का सूत्र, मापन कैसे करते हैं, सूत्र के क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। यहां पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर करते हो आप तो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, जहां थीटा ई तथा डी ए
के बीच का कोण है। अब E का मान रख दो, डी फाई बराबर E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समीकरण 1 में मान कितना होता है? 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। अब इसको सजा रहे हैं, केवल सजावट पर सोचिएगा, आप सजावट पर ध्यान दीजिएगा। डी फाई बराबर 1/4πε0 को अलग रख लीजिए, क्यू भी अलग रख लीजिए, क्यू यहाँ क्यू, और डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। ये तो हो गया। अब ये तो अल्पांश से गुजरने वाला, यहां लैंग्वेज देखिए, अल्पांश से होकर, हमें पूरे गॉसीय पृष्ठ से होकर, देयरफॉर पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये तो अल्पांश के लिए हुआ। पूरे पृष्ठ की बात करनी हो तो क्या करेंगे? समाकलन। संपूर्ण के लिए समाकलन, तो दोनों तरफ आप समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। डी फाई बराबर क्यू बटा में 4πε0 डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। ये डी फाई है, यहां 1 है, 1 इंटू डी फाई का फाई हो जाएगा, फाई। अचर राशियां समाकलन अवकलन में भाग नहीं लेती, तो ये अचर राशि है, क्यू बटा में 4πε0 इंटू, अब यहाँ समाकलन डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ इस चीज को गौर करिए। डी ए सदिश राशि है, डी ए सदिश राशि है, इसको दिशा दे दिया गया। देखो वहां से एकदम आर दूरी पर बिंदु पी है, यहां देखिए परिमाण और दूरी भी फिक्स है आर दूरी पर, और एक निश्चित दिशा में इस कोण का मान आप निकाल सकते हैं, घन कोण। तो इसमें परिमाण भी है, इसमें दिशा भी है, तो यह एक सदिश राशि हुआ। और सदिशों के दो घटक होते हैं, कोई सदिश राशि x है तो x cos थीटा, x sin थीटा, तो यह x cos थीटा अब बटा में आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल बटा में आर स्क्वायर, ये तो हमने घन कोण निकालने का सूत्र पढ़ा था। ये तो डी ओमेगा का मान है, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। ये कॉस थीटा है तो उसका घटक हो गया, क्षेत्रफल का घटक बटा में आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल, ये एक क्षेत्रफल ही है, घटक का क्षेत्रफल एक घटक ही होगा, अब बटा में ये आर स्क्वायर। तब तो निश्चित तौर पर ये डी ओमेगा, तब क्या हो जाएगा हमारा फाई, क्यू बटा में 4πε0 इंटू डी ओमेगा। और हमने अभी क्या पढ़ा था, किसी ठोस का कुल घन को कितना 4π स्टेरेडियन होता है, अभी हमने सिद्ध कराया था। तो हमारा फाई कितना हो जाएगा, फाई बराबर क्यू बटा में 4πε0, और ये 4π स्टेरेडियन होता है कुल घन कोण का मान। तो इस 4π से 4π कटा दीजिए, तो हमारा कितना मान बचा, क्यू बराबर फाई बराबर क्यू बटा में ε0। यही ना गॉस का प्रमेय है कि उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 विद्युत फ्लक्स होता है, फाई बराबर क्यू बटा ε0। ये केस 1 हो गया, जब आवेश बंद पृष्ठ के भीतर होगा। अब केस 2 पर आ जाते हैं, आवेश को बंद पृष्ठ के बाहर रखिए। केस 2, जब आवेश
बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो। चलिए एक बंद पृष्ठ बनाइए, वही एस वाला जो भी बनाए थे हम लोग, अनियमित आकृति। एस एक बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ के बाहर आवेश को रखना है। तो चलिए यहां पर आवेश को रख लीजिए, चाहे यहां कहीं रख लीजिए, यहां रख लेते हैं, बिंदु ओ पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश, बंद पृष्ठ के बाहर बिंदु ओ पर, और इससे गुजरने वाली कुछ क्षेत्र रेखाओं की हम चर्चा करते हैं। ये तो घन कोण डी ओमेगा, ये अल्पांश, ये अल्पांश, ये अल्पांश डी ए, और ये अल्पांश डी ए वन रख लीजिए, ये डी ए टू रख लीजिए। ये दूरी, यहां से दूरी यह R1 और यहां से ये दूरी R2, तिरछे दूरी रखना है हमें। अब फ्लक्स का एक गुण याद रखिएगा, विद्युत फ्लक्स का एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, नोट। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही होती हैं तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक लिया जाता है। धनात्मक लिया जाता है। और नोट 2, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही होती हैं तो फ्लक्स ऋणात्मक लिया जाता है। याद रखिएगा, जब कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हो तो फ्लक्स माइनस में लिखना है, और जब रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हो, कि कहोगे कि ये प्लस माइनस क्यों रखते हैं, तो याद रखिए प्रॉपर्टी है आपकी। इन रेखाओं के गुणों में हमने पढ़ा था कि ये रेखाएं धन से परे, मतलब दूर जा रही हो तो धन के गुण को प्रदर्शन करती हैं, और ऋण की ओर, अगर नजदीक की ओर आ रही हो तो ऋणात्मक भाग को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण ही होता है ये, इस वजह से, क्योंकि फ्लक्स रेखाओं की संख्या ही है, तो कब ये धनात्मक कब ये ऋणात्मक, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों में होता है। तो इन गुणों का आपको ध्यान रखकर इस थ्योरम को आसानी से आप साबित कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने फ्लक्स का मान कितना निकाला था केस 1 में, अभी निकलने वाला कुल फ्लक्स का मान Q बटा में 4πε0 इंटू डी ओमेगा। अभी हमने साबित किया था किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान, कुल फ्लक्स, इसको हम लिख भी देते हैं। अभी हमने ये सिद्ध किया था, आप इसको निकाल कर देख सकते हो पिछले में। हम जानते हैं, कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स
फाई बराबर क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ये हम लोगों ने सिद्ध किया था। अब यहाँ फिगर लाइए, यहाँ देखो, इस क्षेत्रफल के लिए रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, है ना, और इस क्षेत्रफल के लिए ये रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही है। इस चित्र को केवल गौर से देख लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। ये देखो आवेश यहाँ है, इस आवेश से कुछ हमने रेखाओं को खींचा, ये रेखाएं डीए क्षेत्रफल में, ये छोटा सा भाग जो है उस भाग को हमने कहा DA1, और इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमने अल्पांश का क्षेत्रफल क्या नाम दे दिया, DA2। तो इस भाग में रेखाएं प्रवेश कर रही हैं और इस भाग से, इस क्षेत्रफल से रेखाएं बाहर निकल रही हैं। मतलब यहां पर फ्लक्स का मान धनात्मक होगा और यहां पर फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। तो DA1 में ऋणात्मक फ्लक्स, DA2 में धनात्मक फ्लक्स। इस चीज को आप ध्यान रखकर चलिए बनाते हैं। तो अल्पांश DA1 से प्रवेश करते समय विद्युत फ्लक्स, इसको φ1 कह लीजिए। φ1 बराबर आवेश Q है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी घन कोण, फिगर पर फिर से ला, घन कोण देखो, इस क्षेत्रफल के लिए घन कोण भी डी ओमेगा है और इस क्षेत्रफल के लिए भी घन कोण डी ओमेगा है। घन कोण तो नहीं बदलता, कोण तो वही फिक्स मान है। तो इस क्षेत्रफल में भी घन कोण डी ओमेगा रहेगा और इस क्षेत्रफल में भी घन कोण डी ओमेगा रहेगा। तो यहाँ घन कोण तो डी ओमेगा है और यहाँ क्या प्रवेश कर रही है कि निकल रही है, फ्लक्स का मान, ये जो फ्लक्स का मान है ये धन होगा कि ऋण होगा, सोचो। तो अभी हमने क्या बताया, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हो तो फ्लक्स धनात्मक, ये तो बाहर नहीं, ये तो प्रवेश कर रही है, तो प्रवेश कर रही होती है तो फ्लक्स का मान ऋणात्मक। तो इस फ्लक्स का मान माइनस में रखा जाएगा, यहाँ ऋणात्मक रखा जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरे अल्पांश पर आते हैं। अल्पांश DA2 से निकलते समय विद्युत फ्लक्स φ2 लिख दिया जाए बराबर Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। घन कोण तो दोनों के लिए है। अब ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, तो निकलते समय तो जब रेखाएं बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स का मान धनात्मक रखा जाता है। अब संपूर्ण पृष्ठ से, देयरफॉर संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान, तो जोड़ दीजिए, फाई बराबर φ1 प्लस φ2, φ1 प्लस φ2, φ1 माइनस में है Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, दूसरा प्लस में है Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। दोनों मिलजुल करके क्या हो गए, 0। यानी गॉस का प्रमेय, कुल मिलाकर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के अंदर अगर आवेश है उसी के लिए लागू होता है। अगर आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर है वहां पर गॉस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती, वहां पर गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता। हम लोगों ने अभी सिद्ध करके देखा कि जब भी आवेश बंद पृष्ठ के बाहर रखेगा तो फ्लक्स का मान 0 आ जाएगा। और गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि फ्लक्स क्या होना चाहिए, Q बटा में एप्सिलॉन 0। तो ये बात याद रखिएगा।
पहली बात कि गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य है। नंबर 2, अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो वहां पर गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता। नंबर 3, जिस पृष्ठ पर गॉस का प्रमेय लागू हो जाए, ध्यान देना, ये बार बार हम अगले टॉपिक को में रिपीट करेंगे, जिस पृष्ठ पर आप गॉस थ्योरम रखने जाओगे उस पृष्ठ को हम लोग नाम देंगे गॉसीय पृष्ठ, गॉसियन सरफेस। तो जिस पृष्ठ पर गॉस का प्रमेय लागू करेंगे वह गॉसीय पृष्ठ के नाम से जाना जाएगा। तो ये हो गया हमारा गॉस प्रमेय का प्रमाण। अब गॉस के प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ उपयोग हैं, इनको अगले क्लास में जानेंगे। धन्यवाद। बंद करो।